ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. अब ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस है जो 8 और 10 पंक्तियों में आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन है 4 to 5, 4 से 5 पंक्तियों में लिखो, वो 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। और जो दीर्घ प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हाँ लिखा रहेगा 8 से 10 पंक्ति में लिखिए। तो बच्चों कभी भी याद रखो कि 8 से 10 पंक्तियाँ लिखनी है तो आपको 8 से 10 ही पंक्ति लिखनी है। आप 4 या 5 या 6-7 कुछ भी लिख के आएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कभी भी मार्क्स देखना है आपको, अगर 8 मार्क्स है तो कम से कम 16 लाइन लिखनी है। हाफ मार्क 1 लाइन के लिए होता है। तो आपको 8 मार्क्स है तो वहाँ पे 8 to 10 दिए हैं, लेकिन आपको 16 से 15 लाइन लिखनी चाहिए। आपको क्वेश्चन उसमें 8-10 बोलेंगे तो और आप उसको कम कर देते, 8-10 से भी कम लिख के आते। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स लेने हैं तो कम से कम आपको 15 to 16 लाइन लिखनी है। 4 मार्क वाले क्वेश्चन में 8 to 10 लाइन लिखनी है। वहाँ लिखा हुआ है तो आप उसको छोटा लिख के नहीं आएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है अपने कि कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात क्यों कर रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात क्यों कह रहे हैं। तो हमको ये कविता का पूरे सारांश में से छांट के लिखना है कि वो, जैसे कि पहले पैराग्राफ से हमको बता रहे हैं कि मनुष्य पाप से भी अपने धन कमाता है और वह अपने भाग्य से भी कमाता है, लेकिन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेहनत करना, श्रम करना। कवि क्या कह रहे हैं, नर समाज का एक ही भाग्य है और वो क्या है कि उसको मेहनत करनी है, श्रम करनी है और उसको मेहनत करके ही इस दुनिया में अपनी किस्मत बनानी है और सब कुछ पाना है। इस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है। तो वो भी 15 to 16 लाइन, 15 लाइन्स कम से कम होनी चाहिए 8 मार्क के लिए। तो आप इसके लिए सारांश देख सकते हैं, कविता का सारांश आप लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात क्यों कर रहे हैं, ये आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम का महत्व विषय पर निबंध लिखिए। ये अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये वाला हमेशा आता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, श्रम का महत्व निबंध लिखना है। बच्चों निबंध कभी भी लिखना होता है तो ये एक ऐसे राइटिंग होता है, निबंध यानी ऐसे राइटिंग। तो क्या होता है, अगर आपको ऐसा आ गया हेडिंग श्रम का महत्व लिखिए, तो आप लोग क्या करते हैं, बस सीधे श्रम का महत्व हेडिंग लिखते हैं और हमारे जीवन में श्रम का बहुत महत्व है, हमको श्रम करना चाहिए, हमको श्रम करके ही सब कुछ। तो कभी भी निबंध या ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अगर तुम ऐसा लिखेंगे, वो 8 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 15 लाइन लिखनी है, आप 5 to 6 लाइन लिखेंगे, आपका ऐसे हो जाएगा। आप आगे ये ऐसे ही नहीं, कोई भी ऐसे राइटिंग होता है, आपको वो लिखना है तो आपको उसको प्रॉपर बराबर लिखना पड़ेगा, तभी आपकी 15 to 16 लाइन होगी। सबसे पहले अगर आपको ये हेडिंग दी गई है श्रम का महत्व, तो सबसे पहले आप श्रम क्या है उसको बताइए कि श्रम क्या चीज़ है। कोई भी टाइटल होता है ना किसी भी, तो हम वो पहले समझते हैं। तो पहले आप बताइए श्रम करना क्या होता है, तो आपकी लाइन भी बढ़ेंगी और जो करेक्शन करने वाले उनको भी ये भी समझ में आता है कि हम निबंध लिखना है, यानी किसी चीज़ की पूरी जानकारी देना। आप क्या है, बस श्रम का महत्व है, आप शुरू हो जाते हैं श्रम का महत्व हमारे जीवन में, मतलब ऐसा कभी भी नहीं लिखना। सबसे पहले हमको जो टाइटल दिया जाता है
उसको बताना चाहिए। श्रम का महत्व है तो सबसे पहले आप ये बताइए कि श्रम क्या है, कि मनुष्य जो कार्य करता है, मेहनत करता है और अपने श्रम से जो हासिल करता है या उसको अपने जीवन में कुछ पाना है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप श्रम क्या चीज़ है उसको पहले अच्छी तरह से बताइए, तो आपकी 4 to 5 लाइन उसी में हो जाएंगी। फिर आप उसको बताइए कि श्रम करने से हम क्या क्या पा सकते हैं, ये बताइए कि हम मेहनत करते हैं तो अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। अगर एक विद्यार्थी मेहनत करता है तो वो अच्छे पढ़ाई कर सकता है, एक माँ बाप मेहनत करते हैं तो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, एक ऑफिस में कोई काम करने वाला है वो अच्छा श्रम करता है तो उसको उन्नति मिलती है। आप ये भी बताइए कि श्रम से क्या क्या लाभ होते हैं। उसके बाद में हम उसमें जाएंगे। अब हमको आना है कि श्रम का महत्व क्या है, ये उसके लाभ लिखने के बाद आप कुछ भी चीज़ लिखिए उसके महत्व के बारे में, उसके लाभ और हानि जरूर लिखिए। पहले श्रम का महत्व क्या है, पहले श्रम को बताइए, फिर श्रम करने से लाभ क्या है, श्रम नहीं करने से हानि क्या है। उसके बाद आप आइए कि श्रम का महत्व क्या है हमारे जीवन में, कि अगर आपने हमको बता दिया उससे लाभ क्या है, हानि क्या है, ये हमारे समझ में आ गया। अब आप बताइए कि उसका महत्व क्या है, तो उन दोनों चीज़ को लेके आप महत्व बताइए कि मेहनत करने से वो प्रगति करेगा, नहीं करेगा तो उसकी हानि होगी। ये आप लिख के, अब वो आपका आएगा श्रम का महत्व। उसके बाद में निबंध लिखते हैं कभी भी तो लास्ट पॉइंट उपसंहार, कंक्लूजन। तो आपको उपसंहार लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप उपसंहार नहीं लिखते हैं तो आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होता। उपसंहार यानी मीन्स आपका ओपिनियन। अब आपने निबंध तो लिख लिए, उसमें आप ये बताइए कि श्रम का महत्व क्या है। आपने लाभ भी बताए हो, हानि भी बताए हो, फिर उसका महत्व बताया हो, श्रम क्या चीज़ है वो भी बता दिए हो। तो आप बताइए कि आपका ओपिनियन ये है कि मनुष्य को श्रम करना चाहिए, श्रम करने से उसके जीवन में सफलता मिलती है, और नहीं करे आप वो उसी में से देख के उसमें उपसंहार लिख सकते हो। जब आप इतना लिखते हो तब एक ऐसे कंप्लीट होता है और आपको वहाँ पर ही 8 मार्क्स मिलने के चांस है। आप जैसे ही श्रम का महत्व हेडिंग डाल के सिर्फ सीधे लिखना शुरू कर देते, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने से ये होता है, होता है, ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। ऐसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चाहे ये आए या एग्ज़ाम में आपको कोई भी ऐसे आता है, सबसे पहले आप टाइटल की परिभाषा लिखो, फिर उसका कि महत्व क्या है, उससे लाभ क्या है, हानि क्या है, और उन दोनों को मिला के फिर अब वो जो टॉपिक दिया है उसको लिखो। उसके बाद उपसंहार लिखो। जब आप ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तब आपका ये एक ऐसे या निबंध कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये श्रम का महत्व अगर आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आपको इस तरह से लिखने का है। इसके बाद है अपना 3rd क्वेश्चन। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुजबल है, जीवन की सफलता का मार्ग श्रम है, इस पर अपने विचार बताइए। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि नर समाज का भाग्य एक है, श्रम भुजबल है। जैसे कि अभी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कविता में भी, और मैं भी समझा चुकी हूँ कि कवि बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि मनुष्य के श्रम और भुजबल, भुजबल मीन्स भुजाओं की ताकत, भुजा मीन्स हाथ। तो कवि यहाँ पर वही कह रहे हैं, आपको वही लिखना है कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी है, और श्रम भी क्या, उसको अपने हाथों से अपने कर्म करने हैं तो उसको सफलता मिलेंगी। तो ये आंसर भी आपके वर्कबुक में भी है, मिल जाएगा। और जीवन की, इसमें फिर एक दूसरा क्वेश्चन और ऐड किया है कि जीवन की सफलता का मार्ग श्रम है। आप इतना आंसर लिखेंगे, आधे मार्क मिलेंगे। जब ये कंप्लीट करेंगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और इतना ही लिख के आ जाओगे कि नर समाज का भाग्य वह श्रम वह भुजबल है, तो आपको हाफ मार्क मिलेंगे कि आपने ये बताया। फिर जीवन की सफलता का मार्ग श्रम है, तो आप इसी के बेस पे बताइए कि हाँ, जीवन में सफलता पाना है तो हमको मेहनत करनी पड़ती है। वो भी कैसी करनी पड़ती है, अपनी ईमानदारी से और अपने भुजाओं के बल पे, तब आपको इसमें 8 मार्क मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल बराबर से मार्क आंसर नहीं लिखते, इसलिए पूरे मार्क नहीं मिलते। अगर हमको कुछ भी चाहिए तो जैसा मैंने आपको निबंध कैसे लिखना बताई, और आंसर जो भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी में आप लोग पढ़ते नहीं, आधा पढ़ते हैं, आप समझ जाते हैं अरे ये लिखना है और लिखना शुरू कर देते हैं, आधा आप छोड़ के आते हो, तो क्या होता है वो 8 में से 4 ही मार्क का आंसर होता है, 4 मार्क आपके चले जाते हैं। अब फिर आप क्या कहते हो, हम तो सारे क्वेश्चन अटेंड करके आए लेकिन हमको मार्क नहीं मिले। वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हर बच्चों को मैं देखी हूँ कि वो लोग आधे क्वेश्चंस करके आते हैं। अगर एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन ऐड होता है तो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं, सिर्फ आधा पढ़ने के बाद वो समझ जाते हैं उनको क्या लिखना है। और हर एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम में भी ऐसे ही होता है
कि वो लोग क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करने के लिए उसके साथ कुछ ऐड कर देते हैं। तो हमको वो भी समझना है और उसका भी आंसर लिखना है। समझ में आया बच्चों? अब ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारांश पढ़ोगे तो सारांश में आपको ये वाले क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और निबंध आपको कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, श्रम का महत्व, तो आपको वो कैसे लिखना है मैं वो आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद में है अपना भाषा की बात। अब ये भाषा की बात है, ये अपना ग्रामर पोर्शन है व्याकरण का। यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है भाषा की बात में, सबसे पहली बीट है पर्यायवाची शब्द लिखना। आपको मैंने इसके पहले भी बताई हूँ, कभी भी पर्यायी शब्द 3, 2 या 2 से अधिक ही लिखोगे। 1 लिखोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1 यानी मीनिंग हो जाता है। तो पर्यायवाची शब्द कभी भी 2 या 2 से अधिक हो, जहाँ तक हो तो 3 लिखो, नहीं याद है तो 2 लिखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे पहला अपना क्या है, जन। जन यानी मनुष्य, इंसान या मानव। आप 3 लिखिए, नहीं याद है तो 2 लिखिए। पृथ्वी, धरा, धरती, मातृभूमि। धन, धन का पर्यायवाची शब्द है संपत्ति, रुपया, टका। इसके बाद में है हमको सेकंड बीट है विलोम शब्द लिखिए। सेकंड बीट क्या है, विलोम शब्द लिखिए। तो पाप, पुण्य। पाप का क्या है, और हाँ बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी विलोम शब्द लिखोगे तो आप ऐसा क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे उसमें, ये भी आपको नहीं आता। अगर वहाँ पे दिया रहता है ऐसा पाप और साइड में ब्रैकेट में दिया रहता है विलोम शब्द लिखिए, तो आप पाप के बाद में इक्वल का साइन लगा देते हैं ऐसा, और वहाँ पे पुण्य लिखते हैं, तो ये आपको कट कर देंगे, वो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। कभी भी अगर आप अपोजिट्स लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं, तो आपका क्रॉस का चिन्ह रहना जरूरी है, तो ही वो अपोजिट होगा। अगर आप एक डैश करते हो या इक्वल लगा देते हो या कुछ और करके लिखते हो तो वो नहीं माना जाता। विलोम शब्द में कभी भी क्रॉस ही लगाना है आपको। अगर आपको जैसा ये क्वेश्चन दिया जाता है ना कि पाप और ब्रैकेट में विलोम शब्द लिखिए, तो आपको नहीं मालूम होता है, आप क्या लिखते हो, पाप और डैश करके पुण्य लिख देते, आपको एक भी मार्क नहीं मिलेंगे उसमें। अगर आपको उसमें चाहिए तो विलोम शब्द में ऐसे क्रॉस के चिन्ह लगा के ही आप आंसर लिखिए। तो पाप का क्या है, पुण्य। सुख, दुख। भाग्य, दुर्भाग्य। ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारी थर्ड बीट है कि पुनर्युक्त शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पुनर्युक्त शब्द में इसके पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि एक ही शब्द को 2 बार उपयोग में लाते हैं तो उनको हम पुनर्युक्त शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ अपने को दिए हैं जन जन, कन कन, तो हमको उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। और जब भी आप वाक्यों में प्रयोग करो तो जिस भी वाक्य का प्रयोग करें उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिए, ताकि आपका आंसर दिख जाए कि आप वो वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ जन जन का, देश के विकास के लिए जन जन को जागरूक रहना चाहिए या रहना जरूरी है, आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। कन कन का है मेहनत करने वाला मनुष्य कन कन का अधिकारी है। आप कुछ भी, और कभी भी वाक्यों में प्रयोग आप बनाएं तो बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने चाहिए, जितने छोटे हो सके बट वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा बना दिए उसमें सिर्फ जन जन आ जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए। कुछ उसका अर्थ होना चाहिए लेकिन वो छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा वाक्य में प्रयोग कभी 1 या 2 लाइन का वाक्यों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, 1 लाइन का रहना चाहिए वो बस। लेकिन जो आप लिख रहे हो वो सोच के लिखो कि जो वाक्य है वो उपयोगी होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग आना चाहिए। बस जन जन या कन कन आ रहा है वो जरूरी नहीं है। इसलिए आप ये याद रखिए कि कोई भी वाक्य प्रयोग करो तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करो जो आपका वाक्य प्रयोग दिया गया है, और वो मीनिंगफुल रहना चाहिए। Hello students, my name is Vishal Kumar Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur. Right now I am associated with K Venkana classes, and at K Venkana classes we are bringing your IIT top Delhi faculties. I am an HOD of mathematics at K Venkana classes. Okay. Now if you are choosing MPC, then you will have a chance to be taught under top Delhi faculties. If you are choosing BIPC as your subject, then you will have not only IIT faculties as well as a proper doctor teaching you. Similarly, we have if you are choosing MEC and CEC, so after second year for your CACPT exam, we have a very expert faculty specializing in CACPT.
So, what are you waiting for? Come and join KVC. बच्चों, अपन ने भाषा की बात में देखे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और पुनर्युक्त शब्द से वाक्यों में प्रयोग करना। अपनी फोर्थ बीट क्या है? वचन बदलिए। यहाँ पे क्या है? मजदूर मेहनत करता है, वचन बदलना है। तो अपने को वचन बदल करके क्या लिखने हैं कि मजदूर, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है यदि कि मजदूर मेहनत करता है, तो आप वचन बदल के क्या लिखेंगे? मजदूर मेहनत करते हैं। करता है मीन्स एक के लिए दिया है, तो हमको उसको, अगर अपने को एक वचन में दिया है तो कभी भी बहुवचन में करना पड़ता है, और बहुवचन में दिया है तो उसको एक वचन में बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? मजदूर मेहनत करता है। करता है मीन्स एक है, तो हमको उसको बहुवचन में करना क्या है? मजदूर मेहनत करते हैं, बहुवचन में करना है। दूसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा में बदल कर लिखिए। तो ये संज्ञा के अलग अलग प्रकार है। जब अपन ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगी संज्ञा के। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो यहाँ पर क्या दिया है? मनुष्य। भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जिसमें हमको कोई चीज़ की फीलिंग्स आनी चाहिए। भाव मीन्स फीलिंग्स। हमारे अंदर में कुछ भी, जैसे रोना, हंसना, गाना, खेलना कूदना, ये क्रिया है। उदासीनता, उदास एक क्रिया है, लेकिन उदासीनता वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो उसी तरह से अगर हमको किसी के एहसास का पता चलता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे मनुष्य दिया है तो उसका होगा मनुष्यता। दूसरा दिया है मजदूर, उसका होगा भाववाचक संज्ञा क्या? मजदूरी। समझ में आया बच्चों? भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि हमको वो वाक्य या शब्द से भाव प्रदर्शित होते। तो मनुष्य से मनुष्यता, मजदूर से मजदूरी। उसके बाद है यहाँ पर हमको संधि विच्छेद करना है। तो बच्चों, संधि विच्छेद भी जब हम ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हमको यद्यपि, तो यहाँ पे क्या है? यद्य प्लस अपि। तो यहाँ पर ये अ है, ये आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, तो हम यद्यापि, हम आ साइलेंट रहता है, आ लगता है, यद्यापि बोलते हैं। तो जब हम विच्छेद करते हैं तो यद्य प्लस अपि। फिर दूसरा क्या है? पर्यावरण। पर्य प्लस आवरण। तो यहाँ पर जो ये आ है, ये मात्रा में बदल जाएगा, तो ये पर्यावरण हो जाएगा। थर्ड वन क्या है अपना? ये है पर्यावरण। पर्य प्लस आवरण। ठीक है। उसके बाद में सेकंड बिट क्या है अपनी? ये आपको समझ में आया कि यद्यपि। तो यद्यपि है तो इसमें आ साइलेंट आ रहा है, यद्यपि हो रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे? इसको यद्य प्लस अपि, यह हटा के अपि अ है, तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो वहाँ क्या आ रहा है? यद्यापि। ठीक है। उसके बाद पर्यावरण, पर्य प्लस आवरण। तो जो आ की मात्रा है वो इधर जाके यह में आ की मात्रा बदल जाती है, तो उससे पर्यावरण हो जाता है। उसके बाद है समास पहचानिए। समास पहचानिए, ये आपको पद में भी आया था, मैंने आपको बताई थी, श्रमजल। तो उसको हम यहाँ पर सिर्फ हमको कैसा पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन भी देखना। अगर वहाँ पर प्रश्न है कि विग्रह करके समास लिखिए या पहचानिए, तो आपको समास को विग्रह करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ लिखा है समास पहचानिए, तो आप सिर्फ समास पहचान के लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? सिर्फ समास पहचानिए। तो श्रमजल, श्रमजल क्या है? तत्पुरुष समास है। जब हम उसको विग्रह करते हैं तो वो बनता है श्रम का जल। तो का, के, की, के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताई हूँ, अगर वो उपयोग में लाए जाते हैं तो क्या बनता है? एक तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद है दूसरा नभ तल। तो ये इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो बनता है नभ और तल। तो ये अपोजिट्स, मैंने आपको बताया द्वंद्व समास मीन्स अपोजिट होता है। युद्ध कभी भी दो लोगों के, दो सेम नेचर वालों के बीच में कभी लड़ाई होती है क्या? नहीं होती। जब दो अपोजिट्स वाले मिलते हैं तब उनके बीच में युद्ध होता है। द्वंद्व यानी युद्ध होता है। तो जब दो अपोजिट्स मिलते हैं तभी युद्ध होता है। तो यहाँ क्या है? नभ आसमान, तल जमीन। तो दोनों के बीच में क्या आएगा? नभ और तल। तो विग्रह करने के बाद में उनको क्या बनेगा? वह द्वंद्व समास बनेगा। समझ में आया बच्चे? यहाँ पे ये संधि में यद्य प्लस अपि, पर्यावरण, पर्य प्लस आवरण, समास में श्रम जल, उसको विग्रह करते हैं तो श्रम का जल, इसलिए वह तत्पुरुष समास। नभ तल, नभ और तल, इसलिए वह अपना द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद में है अपना
उपसर्ग पहचानिए। अपने भाषा के बाद में है कि उपसर्ग पहचानिए। बच्चों आपको उपसर्ग मालूम होंगे कि यदि कोई भी शब्द के आगे अगर हम एक अक्षर लगा देते हैं और उसकी मीनिंग बदल जाती है, लेकिन जब हम वो अक्षर हटाएंगे तो एक मीनिंगफुल शब्द बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी शब्द या शब्द के आगे आप एक अक्षर लगा दो और हटा दो। जब हम वो अक्षर लगाएं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाना चाहिए। जब हम वो अक्षर हटाएं तो उसके एक जो शब्द बचेगा उसका मीनिंग निकलना चाहिए, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कभी भी किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है अभाग्य, अब यहाँ से हमने अ हटा दिए तो क्या बचा? भाग्य। तो भाग्य एक शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पे उपसर्ग हो गया अ। दूसरा क्या है? दुर्भाग्य, तो यहाँ पे दुर, यहाँ पर र आधा है लेकिन हम निकालेंगे दुर, क्योंकि दुर निकालने के बाद फिर हमको एक शब्द मिल रहा है भाग्य। फिर तीसरा है सौभाग्य, सौभाग्य में से सौ निकाल देंगे तो क्या बचा? फिर हमको मिलेगा भाग्य। तो क्या बच गया यहाँ पे? से 100 निकाल दीजिए आप, तो फिर भाग्य। तो जब भी हम उपसर्ग हटाएं तो हमको एक मीनिंगफुल शब्द मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ना जो हम लगा रहे हैं हटा रहे हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। कुछ मीनिंगफुल शब्द मिलना चाहिए। अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो भी मीनिंगफुल होना चाहिए, उनको हटाते हैं तो भी उनका कुछ मीनिंग आना चाहिए। जैसे कि दिया गया है ना अभाग्य, तो उसमें अ आज हटा देंगे, दुर्भाग्य से दूर हट जाएगा, सौभाग्य में से 100, तो ये है उपसर्ग। उसके बाद है प्रत्यय पहचानिए। जैसे कि उपसर्ग अक्षर शब्द के आगे लगता है, वैसे ही प्रत्यय में शब्द के पीछे में जो अक्षर लगाए जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है? प्राकृतिक। प्रकृति में हमने क्या निकाले हैं? इक। ई यहाँ पे छोटी की मात्रा है इसलिए छोटा ई निकलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर छोटी की मात्रा है तो आप छोटा ई और निकालेंगे, और अगर बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ा ई निकालेंगे वहाँ पर से। अगर आप ऐसा सिर्फ ई, अगर छोटा ई और बड़ा ई ऐसा चेंज कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ प्राकृतिक है तो इक लगाना पड़ेगा। अधिकारी, अधिकारी में अगर हम ई की मात्रा निकालते हैं तो अधिकार, अधिकार एक शब्द है तो इसलिए यहाँ कारी नहीं निकलेगा। आप लोग क्या करते हो? सिर्फ कारी निकाल देते हो, आपको ये मालूम है या री निकाल दोगे। तो अधिक, अधिका कोई शब्द है क्या? नहीं है। अधिक होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे अधिकारी है, अधिका कोई शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ से हम सिर्फ बड़ी की मात्रा निकालेंगे तो क्या बचा? अधिकारी। थर्ड वन है भाग्यवान, तो यहाँ पर सिर्फ हम वान निकालते हैं तो फिर क्या बचता है हमारे पास? भाग्य। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या होगा? वान, भाग्यवान। ये समझ में आया बच्चों? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आगे में लगाया जाता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगाया जाता है। हम जब भी उपसर्ग या प्रत्यय हटाएं तो एक मीनिंगफुल शब्द हमको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी शब्द में उपसर्ग जोड़ दिए, किसी भी शब्द में प्रत्यय जोड़ लिए। यहाँ पे अभाग्य से अ, दुर्भाग्य से दुर, सौभाग्य से सौ, तो हमको वहाँ पर भाग्य भाग्य मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रत्यय है प्राकृतिक, तो उसमें छोटी की मात्रा है इसलिए इक निकलेगा। अधिकारी, इसमें बड़ी की मात्रा है इसलिए ई निकलेगा। भाग्यवान में वान है, हटाएंगे तो भाग्य बचेगा। उसके बाद है लिंग बदल कर लिखिए। पुरुष श्रम के रूप में मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है कि पुरुष श्रम के रूप में मेहनत करते हैं, तो उसको हम लिंग बदलने के लिए क्या लिखेंगे कि स्त्रियां श्रम के रूप में मेहनत करती है। जब हम वहाँ पर पुरुष को चेंज करते हैं तो हमको सेंटेंस में आप क्या करते हो? सिर्फ पुरुष के बदले यहाँ स्त्री लिख देते हो और वाक्य वापस लिख देते हो स्त्रियां श्रम के रूप में मेहनत करता है, तो आपका आंसर गलत है। अगर स्त्री करते हो वहाँ तो करती है लिखना जरूरी है। अगर पुरुष है तो वो करता है, तो स्त्री है तो श्रम के रूप में मेहनत करती है, ये लिखना आपको ज़रूरी है। तभी आपको ये 1 मार्क का बीट आता है, तो ये आपको 1 मार्क मिलेंगे। अगर आप सिर्फ पुरुष की जगह स्त्री कर देते हो और लिख देते हो तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। अगर वो सिर्फ पुरुष दिया है और लिंग बदलो है तो आप स्त्री लिख सकते हो। अगर लेकिन वो वाक्य है कि पुरुष के रूप में पूरा है तो पूरा सेंटेंस आपको स्त्रीलिंग में बदलना पड़ेगा। इस तरह आपको इसको चेंज करना पड़ेगा कि पुरुष है तो स्त्री करने से काम नहीं बनेगा, उसको पूरे वाक्य को आपको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा कि पुरुष श्रम के रूप में मेहनत करते हैं तो स्त्रियां श्रम के रूप में मेहनत करती है। आपको ये वाक्य में बदलना पड़ेगा।
नहीं तो आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पुरुष का स्त्री करते हो तो यहाँ पे लिंग भी बदलो, करता है का करती है करना जरूरी है। समझ में आया बच्चों? लिंग बदलने के टाइम में अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस पूरा चेक करके आपको उसके लिंग बदलने चाहिए। अब आपको उपसर्ग, प्रत्यय और लिंग आपको ये समझ में आए होंगे। इसलिए इसके अलावा अपनी एक बिट और है, पद परिचय दीजिए। बच्चों जो पद परिचय होता है वो हमको एक वर्ड को, कोई भी एक अक्षर को अंडरलाइन किया जाता है और बोला जाता है कि उसका पद परिचय दीजिए। तो आपको क्या करना है, कभी भी पद परिचय में 3 बातें लिखनी है। पहली लिखनी है कि वो एक वचन है या बहुवचन है, दूसरा लिखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और आपको इसमें से उसको ये पहचानना है कि वह संज्ञा शब्द है या कुछ, वो किस प्रकार का संज्ञा शब्द है। तो आपको उसके लिए 3 चीज़ लिखनी है, संज्ञा, वचन और लिंग। पद परिचय में 3 चीज़ लिखनी है। अब हमारे पास यहाँ क्या दिया है, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल पे। तो यहाँ हमको अंडरलाइन किया हुआ है एक। तो अब एक क्या है, एक वचन है। सबसे पहले वो संख्यावाचक संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है, वो संख्यावाचक, नंबरिंग, काउंटिंग, तो संख्यावाचक संज्ञा है। दूसरा क्या है, वो एक वचन है, एक है, और वह पुल्लिंग है। कभी भी पद परिचय में आप ये तीनों चीज़ लिखेंगे तो ही आपको 1 मार्क मिलेगा। आप सिर्फ कुछ एक संज्ञा लिख देंगे या एक वचन लिख देंगे तो मार्क नहीं मिलेंगे। आपको वो कौन सा वचन है, संज्ञा है और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है वो लिखना जरूरी है। उसके बाद में दूसरा क्या है, और भोक्ता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। अब यहाँ पे हमको और दिया है, लेकिन और में हम कुछ भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक वचन, बहुवचन नहीं लिख सकते, क्योंकि वह सिर्फ संबंध बोधक वाक्य है। और ये और क्या है, वो और के 2 मतलब होते हैं, वो 2 वाक्यों को जोड़ता है, और यानी हमको बहुत सारी चीज़ें भी बताता है कि और बहुत सारी चीज़ें। तो वो सिर्फ संबंध बोधक चिन्ह है, इसलिए उसको हम संबंध बोधक लिख देंगे। उसके लिए हम एक वचन, बहुवचन या संज्ञा नहीं लिखेंगे और सिर्फ संबंध बोधक है यही लिखेंगे। इस तरह आपको जब पद परिचय दिया जाता है, और यह इसलिए बहुत कम आता है, लेकिन जनरली जो भी पद परिचय पूछा जाता है उसमें आपको वचन, संज्ञा और लिंग जरूर लिखना चाहिए। जब वो आप 3 चीज़ें लिखते हैं तभी वो आपका पूरा सेंटेंस बनता है, या आपको पूरे 1 मार्क मिलेंगे। बच्चों इस तरह देखो, आपके पार्ट में आपको प्रश्न उत्तर भी मैं आपको बताई कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद में अपन ने उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखे, और उसके बाद में अपन ने ऐसे राइटिंग, श्रम का महत्व आता है वो भी आपको बताई मैंने, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताई। इसके अलावा भाषा की बात अपन ने पूरा हल करे। आप जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे में जो भाषा की बात है उसको कंपलसरी करिए, और उसके अलावा आपके वर्क बुक में या ऑल इन वन में आपको मल्टीपल चॉइस जो दिए हैं 20-20 मार्क्स के, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड पार्ट बी में जो 20 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, टिक मार्क टिकिंग करना, वो उसी में से आते हैं। हर लेसन के जो वर्क बुक में दिए जाते हैं उसी में से आते हैं, तो आपको वो भी करना ज़रूरी है। इस तरह आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। ये कविता, आपका भाषा की बात भी पूरा हो गया है। अब आपको जो मैंने प्रश्नोत्तर बताई हूँ और भाषा की बात बताई हूँ, आपको अच्छी तरह समझाई हूँ, आप ये वीडियो में देखिए और उसके प्रश्नोत्तर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बोली वो करिए, भाषा की बात किए, आपको पूरे मार्क मिलेंगे अच्छी तरह। पर यह है कि आपको जो भी वर्क करना है ईमानदारी से अच्छी तरह, जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उनको अच्छी तरह याद कीजिए, सारांश याद कीजिए, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें उनको छोटा करके याद कीजिए। आपके वर्कबुक ऑल इन वन में आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, बस आपको उनको याद करने ज़रूरी नहीं है कि जैसे वर्कबुक में लिखे वैसा ही आप सेम टू सेम कॉपी करो। आप उसको ओन से समझ के भी अपने आंसर लिख सकते हो। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जैसा वर्कबुक में लिखा है आप सेम वैसा ही आंसर वहाँ पे लिखेंगे। आप उसको समझो और अपने मन से ओन वर्ड्स में लिखो, मात्राएं गलती कम करो या लिखकर ही प्रैक्टिस करो, तो इससे आपकी मात्राओं की गलती कम होंगी और आपको अच्छे से याद होगा। इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ, कविता कंप्लीट हुई बच्चों। अब आपको आपका काम करना है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है।